जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो क्वेश्चंस बैंक है दोस्तों, इसमें अभी तक हम लोगों ने कितना सेट कर लिया है तो आपको पता होगा यदि डेली वाइज पे करते होंगे। अब तो अल्टरनेट कर दिया है जब तक यूनिक पब्लिकेशन भी आपकी खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, है ना। तो इसी कारण मैंने अल्टरनेट डे पे रखा है कि एक दिन यूनिक तो एक दिन ये प्लेटफॉर्म को रखेंगे, है ना दोस्तों। तो आपको जैसे कि कल में मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराया था यूनिक का, तो आज जो होने वाली हम लोग का, अभी तक हम लोग कर चुके हैं 18 सेट तक कर चुके हैं रुक्मणी पब्लिकेशंस का। आज जो करने वाले हैं यह है 19 नंबर सेट जो करने वाले हैं हम लोग। ये 8/4/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 19 है जो 8/4/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पार्ट 1 जनरल हिंदी का है। आइए देखते हैं जनरल हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन कह रहा है नायक का सही संधि विच्छेद बताइएगा। नायक का क्या होगा सही संधि विच्छेद? ना जोड़ इक बिल्कुल गलत, नौ जोड़ अक ये बिल्कुल सही, नौ जोड़ अक होगा, है ना। नायक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। अयादी संधि है इसमें। देखिएगा, चौराहा शब्द में समास बताना है आपको। चौराहा शब्द में समास कौन सा है तो आप बता देंगे द्विगु समास है। कौन सी है? द्विगु समास। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, बताइएगा। क्वेश्चन से आगे क्या है आपका, कनकलता में कौन सी समास है? कनकलता में कौन सी समास है तो आंसर बताएंगे द्विगु इसमें है नहीं, इसमें कौन सी है? कर्मधारय समास। कौन है? कर्मधारय समास। आंसर बी करेक्ट बता दीजिए, कर्मधारय समास। देखिएगा, आगे हम लोग का गद्यांश दिया है, जो गद्यांश को हम लोग को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्या है एक बार। क्वेश्चंस कह रहा है यही मानवता का प्रमुख धर्म है, सच्ची धर्म क्या है यही बताना है ना। तो चलिए पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, पता चल जाएगा हम लोग को क्या है। देखिए, कह रहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। अपने वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे को सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से, तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सहानुभूति, सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को निराश और व्यक्ति को सांत्वना देना परहित के अंतर्गत ही आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं खुदवाए, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? अहिंसा है, सत्यनिष्ठा है, दया है, परोपकार है। क्या है सच्चा धर्म? क्या है तो सच्चा धर्म बताएंगे परोपकार। आंसर बी करके बता देंगे, परोपकार हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अबैंडोनमेंट के लिए सही मतलब क्या होगा? अबैंडोनमेंट का मतलब होता है परित्याग। अबैंडोनमेंट का मतलब होता है परित्याग। आंसर से यहाँ पे सी करके बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है क्या, एडजॉर्न। एडजॉर्न के लिए क्या हो जाएगा? एडजॉर्न का मतलब होता है, बताएंगे स्थापित करना, स्थगित करना, है ना। आंसर डी बताएंगे, स्थगित करना। कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? ये पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय आगे लगता है या पीछे। तो प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे लगता है, तो हमें प्रत्यय में देखना है क्या कार किसमें नहीं है। तो आप देख रहे हैं पत्रकार, क्या इसमें है बताइए। तो आप बताएंगे चित्रकार, क्या इसमें है? प्रमाण और कलाकार, तो आप देख रहे हैं इसमें भी कार है, इसमें भी कार है, इसमें भी कार है। क्या इसमें है? तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो गया। देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? दशरथ पुत्र ये नाम है, नाम मतलब किसमें आएगा? संज्ञा में। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा? पूजा पाठ करना, साधु बनना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, बहुत व्यस्त रहना। तो आंसर बताएंगे किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। आंसर सी करके बताइएगा। देखिए, इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? गलत कौन है आइए देख लेते हैं कौन अशुद्ध है। कह रहा है कि तुम्हारे कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये तो ठीक है। वह
कैसी मनोहरी दृश्य, ये भी सही है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये भी ठीक है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था यहाँ पे हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह हो रही, ये होनी चाहिए था, है ना। सौभाग्य नहीं, आयुष्मती कन्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो इस कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मेरी बहन कल दिल्ली आएगी। ये जो शब्द लिखा गया है मेरी बहन, आपको बताना है कौन सा पदबंध है। बताइए, क्रिया तो होगा नहीं, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा बच गया, तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप बता देंगे मेरी बहन ये कहाँ पे आ जाएंगी, संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, संज्ञा पदबंध होगा। किस वाच्य से आत्मसमर्थ असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है। किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइए देख लेते हैं इसमें शुद्ध कौन सा है। तो देखिए, कह रहा है कृपया आप ही यह बताएं। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया हम लोग का। देखिए, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, काव्य की आत्मा बताएंगे किसे माना जाता है। व्यंग्यार्थ, लक्षार्थ, मुख्यार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर बताएंगे इनमें से किसी को नहीं माना जाता है। काव्य की आत्मा किसे मानते हैं, तो काव्य की आत्मा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जोड़ा है। आचार्य जैसे रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसको कहा है, तो रस को बोले हैं, है ना, रस को बोले हैं। और आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बोला है, आनंदवर्धन ने ध्वनि को बोले हैं, ठीक है। और वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है, रीति जो है काव्य की आत्मा है। देखिए, तो सभी विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया, तो इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। आगे कह रहा है कि दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। ये कथन क्या है, अभिधा है, बिल्कुल नहीं, ये व्यंग कसा जा रहा है, उस पर उल्टा मतलब बोला जा रहा है। आंसर से यहाँ पे बी करेक्ट होगा। काव्य आभूषण क्या है, काव्य आभूषण क्या है, यहाँ पे अलंकार, जिसको हम लोग सजाने का काम करते हैं। आंसर से ए बताइएगा, अलंकार। नवजीवन दो घनश्याम हमें, अलंकार इसमें बताना है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सी अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है। ऑप्शन बी बताएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सी अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें, तो आंसर बताएंगे इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी बताइएगा। रूपक अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, रूपक अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं, टोटल 10। ऑप्शन बी बताएंगे कितने हैं, 10 भेद हैं। और वो कौन कौन है, तो नाटक है, प्रकरण है, भान है, वयोग है ना, समवकार है, डिम है, इहाम मृग है, अंक है, विधि है और प्रहसन है। देखिए आगे कह रहा है क्या, सेहत ओढ़पित पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परय प्रभात। पंक्ति में कौन सी अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखें जनहु जनो मनहु जनो, जैसे ये मिल जाए ये सब वर्ड तो कहाँ आना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर सी बताइएगा। आग हूँ जिससे दुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछू बिछे है पावरे पलके। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, कौन सी अलंकार है इसमें, तो आंसर बताएंगे इसमें अलंकार जो है विरोधाभास अलंकार है। कौन है, विरोधाभास। आंसर बी बताइएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है क्या कि जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे, बहुत कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर संधि कहते हैं। आंसर ए बताइएगा। सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो आंसर बताएंगे 22 से 26 होते हैं। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। काव्य गुण क्या है, बताइए काव्य गुण क्या है, तो काव्य गुण आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बताइए, काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व कहते हैं। आंसर ए बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दिया गया है, तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए को बताया गया, श्रृंगार रस को बोला गया। आंसर से करेक्ट बताइएगा, श्रृंगार रस। पार्ट 2 आ रहा है, देखिए पार्ट 2 में मैथमेटिक्स क्वेश्चन है क्या, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है, 3 का घातांक क्या है, तो 3 का घातांक इसमें आप निकालने चलेंगे
तो आपको पहले 3 का फैक्ट ऐसे निकालना होगा 3825 है ना। इसको ऐसे आपको बनाने होंगे 3 से, 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 7 जा 3 5 जा है ना, फिर ऐसे 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 ऐसे बनाने होंगे। 3 1 जा और यहाँ से 3 4 जा नहीं, ये 3 से तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग 5 से ले चलेंगे है ना। तो 5 से ले चलेंगे, 5 8 जा 40 और 2 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा तो कितने टाइम्स में 17। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, मतलब हमें 3 का घातांक कितना मिल गया, 3 का घातांक तो 2 ही मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए परिमेय कौन है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो 3 3 √3 कट गया, बस 2 बच गया, हमारा परिमेय संख्या मिल गया। ऑप्शन नंबर सी, बाद बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, कह रहा परिमेय संख्या का सामान्य रूप क्या है। परिमेय संख्या का सामान्य रूप जो होता है ना वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, जहाँ पे q डजंट इक्वल 0, मतलब q जो होता है ना ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ना बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यही करेक्ट बता दीजिएगा, परिमेय संख्या का यही रूल है। बहुपद दिया हुआ हमारे पास, शून्यकों का योग बताना है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी क्या है तो आप बताएंगे माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस रख दीजिए, अपॉन में ए क्या है कुछ नहीं, मतलब कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर से। आगे कह रहा है बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें बता देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको करेंगे क्या, जो हमारे पास बहुपद है ये रखते हैं पहले, ये तो बहुपद हो गया हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, तो माइनस बी बाई ए लिखिएगा ना, तो माइनस बी में क्या है आपके पास, तो माइनस बी में माइनस खुद बी है तो प्लस में हो जाएगा बी, और ए क्या है, ए आपका सी है तो बी बाई सी आ गया, क्या आता योग आ गया। अब गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू क्या है तो ए बताइएगा, सी का वैल्यू ए और ए का वैल्यू क्या है तो सी, ये आ गया आपके पास ए बाई सी आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फिर वही आ जाएगा हम लोग के पास। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे है ना, इसका वैल्यू क्या है बी बाई सी, तो हम रखेंगे बी बटे सी का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है ए बटे सी डालिए, इसे कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2a अपॉन सी हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हम लोग का सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर रखिएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या है मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ac हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर है कि आपके पास देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, तो आंसर बन गया ए। देखिए कह रहा है यदि युगपद समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल c2 के आलेख समपाती हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा। समीकरण निकाय का हल क्या होगा, तो आप बताएंगे अनगिनत हो जाएगा, आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिए गए हैं है ना, आलेख x के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, जब x पे काटेगी, देखिए जब x पे कोई बिंदु काटेगी तो मतलब y की वैल्यू 0 होगी तभी तो काट रही है ना, तो हम लोग सीधे यहाँ पे रखेंगे क्या कि 2x और माइनस 0 इक्वल 4 रखेंगे ना, तो ये 0 तो हटा ही दो, ठीक है ना। अब x की वैल्यू जो आ जाएगी आप क्या बताओगे 2, ये डिवाइड में आ जाएगा मतलब 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, 2 से काटेंगे ना 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 कौन है, तो ऑप्शन नंबर एक ही तो है, राइट आंसर सही बन गया आपका। देखिए आगे कह रहा द्विघात समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इक्वल 0 के मूल्य 2 है तथा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल 0 के मूल समान हो तो डी बराबर क्या होगा। चलिए हम लोग डी बराबर निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पहले हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ वो लिखते हैं, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस डी इक्वल 0 है, इतना तो है। अब जहाँ पे मूल क्या है, मूल दिया हुआ है 2 यहाँ पे, तो जब मूल 2 दिया हुआ है तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे ना यहाँ पे 2। अब चलिए यहाँ पे रखेंगे ये 2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b इंटू 2 हो जाएगा और प्लस d इक्वल 0, ये कितने हो जाएंगे, ये 4 और प्लस 2b और प्लस d इक्वल 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास d के लिए कहा जा रहा है ना
जो डी है हमारे पास द्विघात ये समीकरण, इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास ये 12 है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास बताते हैं आपको, ये समीकरण जो है ये वाला, ये से बनाना हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 वाले से बनाना है ना, हम लोग को इससे नहीं बनाना है। चलिए इसको यहाँ पे इसको हटाते हैं, है ना, इसे हटाइए। तो इसे हम लोग हटाते हैं तो हम लोग के पास क्या है, जो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, क्या है हम लोग के पास, ये है एक्स स्क्वायर और माइनस में है बी एक्स और प्लस में है 12 इक्वल 0, ये है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, सीधे 4 लिखेंगे, माइनस बी और एक्स में गुना करेंगे, बी एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, प्लस में ये 12 इक्वल 0, ये 12 प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी प्लस में है, तो 12 और 4 16 हो जाएंगे, माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो 2 भी हो जाएगा। इसे काटेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ गया 8, बी का वैल्यू 8 आ गया, हमें डी का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए पहला जो हमारा बहुपद जो था ये वाला, इसी में बस अब रखेंगे हम लोग बी का वैल्यू यहाँ पे, है ना। चलिए इसको हम लोग बी का वैल्यू अब रखते हैं, बी का वैल्यू हम लोग को 8 आ चुका है, तो बी के वैल्यू हमें याद रखना होगा, बी का वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने, 8 निकाला है। देखिए बी का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे लिखते हैं बी इक्वल 8 अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है। बी का वैल्यू जब 8 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करिए, प्लस डी, बी का वैल्यू अभी 8 निकाले तो 8 और 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस डी तो हमें निकालना है इक्वल 0। अब देखिए डी यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4 और 16 20, 20 उधर माइनस में आ जाएंगे, मतलब ये 20 तो आएंगे बट हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, तो ये 16 और ये 4 टोटल कितने होंगे 20। लेकिन हमें कुछ मूल जब समान होते हैं ना, तो उस मूल जब समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है दोस्तों, ठीक है। हमने उस इक्वेशन तो नहीं, बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास, बी अभी 8 निकाले है ना, तो बी का 8 के कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 64, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 4, ए कितने हैं, ए आप बताएंगे 1 है, और सी कितना है डी इक्वल 0 हो जाएंगे, इसको इधर भेज देते हैं हम लोग, तो 64 और बट्टे में 4 हो जाएगा इक्वल डी, इसे काटेंगे तो कितना 16, यानी डी की वैल्यू जो आ जाएगी 16 आ जाएगी, माइनस 20 नहीं। आंसर्स क्या बताएंगे 16 ऑप्शन नंबर, वो भी नहीं तो पॉजिटिव, आंसर्स सी करेक्ट। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसका विवेचन क्या होगा, इसका विवेचन क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग बना के देखते हैं। क्या है, x माइनस 1 था, x माइनस 1 इंटू है x प्लस 2, यही है ना। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस दोनों से मल्टीपल, फिर इसको इस दोनों से मल्टीपल करना होगा। चलिए बनाते हैं हम लोग, पहले करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में x और माइनस में 2 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा क्या हम लोग के पास, x बचेगा प्लस में x और माइनस में 2, तो अब लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 और a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू है माइनस में 2 है यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, सीधे हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे 8, और एक यहाँ पे भी तो है 1, तो ये कितना हो जाए 8 और 1 9, तो आंसर देखेंगे 9 है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपके सी है करेक्ट, 9 राइट आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ या हानि कितना होगा ये हमें बता देना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कितना है 100 रुपया है, सीपी हम लोग कितना मान लें 100 रुपया मान लेते हैं। अब दिया रहा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 20% एक्स्ट्रा है मतलब 120 हो जाएगा, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं मतलब विक्रय मूल्य, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे मार्क प्राइस और गुणने हो जाएगा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो, मतलब 20% का मतलब 80 और बट्टे में लिखेंगे 100, इसे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 12 8 96, मतलब हमने बेचा कितना में 96 रुपए में, खरीदा कितने थे 100 में, बेच रहे हैं 96, मतलब हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 4 रुपए का हो रहा है, वही बताना है कितना रुपए का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शंस हमें हानि हो रही है, ऑप्शंस बी करेक्ट बता देंगे, है ना, क्या हो जाएगी हमें हानि हो रही है। आगे देखिए, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का एक मूल्य लागत जो है मूल लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है, मतलब जो मूल है ना एग्जैक्टली 100 तो उससे ज़्यादा करता है वो 120 करता है, खरीदार को 10% बट्टा भी देता है ना, इस पे बट्टा देता है इस पे, ठीक है। तो इस प्रकार दुकानदार को कुल प्रतिशत का लाभ कितना होगा, दुकानदार देखिए 100 रुपये का था लेकिन उसने 120 कर दिया, अब 10% बट्टा दे रहा है मतलब 12 रुपया इसमें कम कर रहा है, तो 12 रुपया कम कर दीजिएगा 120 में से तो कितने हो जाएंगे 108 रुपया, तो आप खुद बताइए कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया में खरीदा था 108 रुपये में बेच रहा है, तो 8% का उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यहीं पे हम लोग बता देंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे राइट आंसर
बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, चलिए इसको विथ प्रोसेस भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपया, ठीक है, और मार्क प्राइस कितना वो कर दे रहा है 120 रुपया, 20% बढ़ा दे रहा है। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है मार्क प्राइस और गुने जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, 90 और बटे 100 हो जाएंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो का 3, 12 नम्मा 108 हो जाएंगे। देखिए बेच रहे खरीद रहे थे 108 में, बेच दिए 100, खरीदे हैं 100 रुपये में, बेच दिए 108 में, तो कितना रुपया का हमें लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 8 रुपये का। तो यही तो बता रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट बता दी, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर बताएंगे जो लाभ होता है वो और बट्टे में क्रय मूल्य और गुने 100 होता है। तो ये और ये कट गया, मतलब 8 बच गया। ऑप्शन नंबर ऐसे भी आपका बी आ गया, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या, ये जो लिखा गया ए और बिंदु बी के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है, उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखिए इसके मिलाने वाली बिंदु के लिए ना पता है क्या वो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का नाम है दोस्तों x1 और प्लस होता है आपका x2 और बट्टे में 2 होता है ना, और y1 और प्लस y2 और बट्टे में 2 होता है। देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर और बताइए कौन है करेक्ट। तो आंसर्स आप देख रहे होंगे, राइट आंसर डी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन डी बताइएगा। अब आगे क्वेश्चन बताइए, यदि बिंदु यहाँ पे हमें 3 बिंदु दिए हैं, संरेखी है, तो 1/h प्लस 1/k का वैल्यू बता देना है कि कितनी होगी। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी हो जाएगी। आइए इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास 3 बिंदु है ना, जब 3 बिंदु है, बिंदु संरेख होंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 होगा, तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से ये रहता ही रहता है दोस्तों, तो इसे एक बार देख के अच्छे से जाइए, है ना। देखिए x1 ये हो जाएगा और यहाँ से घटाएंगे y2 माइनस y3, है ना, और प्लस में हो जाएगा x2 और लिखेंगे y3 माइनस y1 और प्लस में हो जाएगा x3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y1 माइनस y2, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका होता है त्रिभुज का, बस यहाँ पे रखते चलेंगे हम लोग क्योंकि तीनों दिया हुआ हम लोग के पास, तो 1/2 हो जाएंगे और यहाँ पे x1 कितना है, तो x1 की वैल्यू आप रखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे सभी का वैल्यू हम लोग सीधे रखते चलते हैं, आप इसे रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा सीधे हम बता देते हैं 3, ये 0 माइनस k हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में h, 3 माइनस k होगा और प्लस में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 0, इक्वल में 0 तो है ही क्योंकि इसका 0 होता है। अब देखिए ये करेंगे तो माइनस में 3 के आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3h हो जाएगा, प्लस में h और k हो जाएगा, है ना, और प्लस में 0, इक्वल में तो 0 रहेगा ही रहेगा उधर। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस में 3k, है ना, और माइनस में 3h और प्लस में हो जाएगा h और k, क्योंकि 0 तो हट जाएगा, इक्वल में आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि 3k और प्लस में 3h हमने उधर भेज दिया तो ये बच जाएगा h और k बस, है ना। तो हम लोग बता देंगे क्या कि यहाँ k और प्लस h अपॉन में क्या हो जाएगा h इंटू k इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 होंगे ना। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको अलग अलग, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास k अपॉन हो जाएगा hk और प्लस लिखेंगे हम लोग h अपॉन hk, फिर से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 1/3। अब देखिए 1 यहाँ से k और k कैंसिल, 1/h बच गया, यहाँ से h कैंसिल 1/k बच गया, मतलब हम लोग लिखेंगे 1/3। तो यही वैल्यू हमें बतानी थी, कितना आ गया 1/3, देखेंगे 1/3 है क्या, तो यस 1/3 है, राइट आंसर सी। यूक्लिड के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है बताइए, द एलिमेंट्स, आंसर से बताएंगे द एलिमेंट्स। एक चतुर्भुज के तीनों कोण 75 90 75, तो चौथा कोण बता दीजिए। देखिए चतुर्भुज के जो कोण होते हैं ना सभी का योग जो होता है, चारों कोणों का योग वो कितना होता है 360 होता है, जिसमें हमें तीन मिल चुके हैं, चौथा खोजना है तो 360 में से सभी को हटा देंगे, 75 75 कितना होंगे 150 में 90 ऐड कर लो तो कितना हो जाएंगे 240 हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, आप 360 में से घटा लीजिए कितने हो जाएंगे, तो इसे घटा लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 और 0 1, मतलब 120 आना चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दिए गए चित्र में बी ए सी का वैल्यू बताना है, ये देख लेते हैं हम लोग, एंगल कहाँ पे बी ए सी, बी यहाँ पे है, ए यहाँ और सी यहाँ पे, देख रहे हैं ये बी ए सी पूछ रहा है, एकदम से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना होता है बताएंगे, परपेंडिकुलर कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है, 100 डिग्री है या 60 डिग्री है, बताएंगे कितना डिग्री है ये, तो अब बताएंगे कि पहला जो है इसने 60 डिग्री लिया, फिर दूसरा भी 60,
और ये 60 का आधा ये दोनों के बीच को जो डिवाइड किया है वो कितना डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल आप बता देंगे दोस्तों। यह जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब एक तरह से नहीं है बल्कि 90 डिग्री है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि दो क्षेत्रों का अनुपात दिया हुआ 27 और 8, तो वक्र पृष्ठ का सतह का अनुपात क्या हो जाएगा ये बताना है हमें। तो देख दो क्षेत्रों का अनुपात दिया हुआ 27 और 8, तो हम इसका अनुपात यदि निकालने चलेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालिएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसका निकालेंगे तो 2 हो जाएंगे। 3 और 2 के रेशियो में हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो हो गए, इसका क्यूब रूट जो आ गया 3/3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे कह रहा है कि ऊंचाई 15, आधार का व्यास 16, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए हाइट दिया हुआ 15, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइट है 15 है ना, डायगोनल कितने हम लोग के पास 16, तो हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आधा हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमें इससे मतलब है, इसे नहीं। अब देखिए जब रेडियस आ गया 8, तो हम लोग यहाँ पे एल निकाल लेंगे, जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जो शंकु की ये वाली ये ऊंचाई जो होती है, हमें इससे मतलब है ना। चलिए तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एल निकालने के लिए ये क्योंकि हाइपोटेनस होता है, तो आप बताएंगे कि एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट में रहेगा। एच कितना है 15 का 225 लिखिएगा, और 8 का कितना होगा 64, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और ये 2 289 कितना होता है 17 का होता है ना। तो 17 हमारे पास एल आ गया, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू कितना है, पाई का पाई ही रखेंगे क्योंकि पाई आंसर्स में दिया हुआ है, तो पाई को पाई रखते हैं। आर की वैल्यू हम लोग के पास 8 है, एल की वैल्यू 17, 17 अट्ठे कितने होते हैं 136, और पाई पाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिख रहा है आपको, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का एक रेखाखंड बताइएगा, एक रेखाखंड क्या है, आइए और बताइए इसमें देखकर। रेखाखंड दोनों दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल गलत। कागज पर एक अच्छा बिंदु है, नहीं। रेखा का रेखा का एक भाग है जिसे दो अंतिम बिंदु होते हैं, ये बात बिल्कुल सही बताया है। रेखा इसके दो बिंदु होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है बहुलक निकालने का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए कौन है, तो आंसर बता देंगे। बहुलक निकालने का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी है, एल प्लस हो जाएगा f0 माइनस f माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा 2f0 माइनस 2f-1 माइनस में हो जाएगा f1 इंटू आई हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। जहाँ पे एल क्या है दोस्तों, तो एल आप बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहेंगे इसे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे सपोज कर लो 10 से 20 दिया है, तो ये वाली सीमा जो 10 है कम कम वाली है ना, तो ये तो हो गई निम्न सीमा। और आई क्या है, तो आई जो है वर्ग अंतराल की माप है। वर्ग अंतराल जैसे यहाँ पे 10 और ये 20, इस दोनों के बीच के अंतराल कितने हैं, तो 30 और बटे 2 जो ये 15 है वो है यहाँ पे वर्ग अंतराल, है ना। अब देखेंगे ये f0 क्या है, f0 आप सोच रहे होंगे, तो f0 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है ना। और f माइनस 1 क्या होता है, तो f1 माइनस 1 जो होता है ना, ये वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता होती है। जैसे मान लो कि ये 10 और 20 का दिया हुआ 4, और इससे पहले जैसे मतलब 5 से लेके 10 का दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो ये वाला आंसर से यहाँ पे होंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे क्या है, बढ़ते क्रम में ये दिया गया है ना। माध्यक 35 है, तो x का वैल्यू हमें बता देना है। देखिए माध्यक 35 दे रखा है, तो पहले तो हम काउंट कर लेंगे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, मतलब सम संख्या है। सम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं n/2 और प्लस में करते हैं n/2 और प्लस 1 करते हैं ना, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं, 10वां का आधा भाग 5वां और प्लस 1/6, मतलब 5वां और प्लस 6ठा भाग के आधा जो होगा हमारा माध्यक होगा, और ये किसके बराबर है 35 के बराबर। तो 5वां भाग कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो 5वां भाग जो आप देखेंगे 3 4 1 5, 5वां भाग 34 और प्लस 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पे 34 और प्लस 1 और बट्टे में 2 हो जाएगा, इक्वल में 35 लिखेंगे हम लोग, 35 दूना 70, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 34 और प्लस 1 इक्वल हो जाएंगे हम लोग के पास 70। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 36। तो आंसर देखिए है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपके 36। आगे दिया गया है वितरण, है ना, इसका बहुलक 43 है। 43 कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं। 43 देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और नहीं है, मतलब ये भी हमें लगता है कि 43 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 बार और भी कोई नंबर आए हुए हैं क्या, तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
आइए देख लेते हैं क्या निकलता है। लेकिन हमें निकालना है x प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। यदि हम लोग 43 मान लें तो 43 या 3 46 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा वाकई में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि ये है या नहीं। तो आप बिल्कुल बताएंगे क्योंकि ये 2 ही बार माना गया है ना, तो ये तीसरा बार सबसे ज़्यादा बार आने वाले बहुलक को कहते हैं। तो हम लोग का आंसर सही बनेगा 43 और प्लस में 3, 43 या 3 46, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, कॉसेक थीटा बराबर लिखा गया है 13/12। तो हमें फाइंड करना है क्या, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए कॉसेक बराबर क्या होता है, h/p होता है। जब h/p दिया है तो हमें साइन से यही मतलब है, लेकिन कॉस तो b/h होता है, b हमें फाइंड करने होंगे। तो b निकालने के लिए हम लोग को चलना होगा क्या, तो h में से p घटा देंगे। हाइपोटेन्यूज कितने हैं 13, 13 का होल स्क्वायर 169 में से आप घटा दोगे 144, घटा देंगे कितने आ जाएंगे आपके पास 25, 25 किसका होता है तो 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमें 5 निकल चुके हैं b। अब देखेंगे साइन की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए साइन के लिए क्या होता है p/h, तो p/h में हम लोग रखेंगे यहाँ पे क्या, 2 और गुन्ने p कितने हैं 12 और h कितने हैं 13, ठीक है, माइनस 3 गुन्ने कॉस का वैल्यू b/h, b कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं और h 13 दिया हुआ है। बट्टे में लिखेंगे 4 इंटू साइन, साइन की वैल्यू जस्ट ऐसे ही 12/13 लिख लीजिए, माइनस ये 9 और कॉस का वैल्यू 5/13 लिख लीजिए। बस इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 12 दूना 24 और 5 5 3 15। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे 24 में से हम लोग 15 घटा देंगे, बट्टे में 13 हो जाएगा। और अपॉन में लिखेंगे हम लोग, ये ऊपर में 13 चल जाएगा और ये हो 48 और ये हो जाएंगे 45, मतलब 48 और माइनस लिखेंगे 45, इतने हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 24 और 15 में से घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास 9 हो जाएंगे। 9/13, अच्छा ये 13 से 13 तो कैंसिल काट सकते हैं हम, तो यहाँ पे 13 हटा दीजिए, ठीक है, ये 13 से 13 कैंसिल हट गया तो 9 और ये घटाएगा 48 में से 45 तो 3, यानी इसे और भी काट सकते हैं मतलब 3। क्या हम लोग के पास 3 आंसर है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आप बताएंगे 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एक्स है, तो टेन थीटा का वैल्यू आपको बताने हैं कि क्या हो जाएंगे। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं हम लोग के पास। दिया क्या है सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेक और प्लस टेन, है ना, सेक प्लस टेन इक्वल लिखा गया है एक्स। तो हमें बस इतना बताना है कि टेन इक्वल क्या होगा, है ना, इसका हमें वैल्यू बताना है टेन। तो देखिए यहाँ पे सेक प्लस टेन एक्स, ये क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं। अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं, सेक माइनस टेन इक्वल हो जाएगा 1/x, ये कर सकते हैं। इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लें। अब देखिए फर्स्ट में से सेकेंड को यदि हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से जब सेकेंड को घटाएगा ना तो ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस, तो प्लस माइनस सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 tan इक्वल ये हो जाएंगे आपके पास क्या, तो x माइनस में हो जाएगा 1/x लिखेंगे क्योंकि माइनस का वैल्यू यहाँ पे होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएंगे, इसे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, और ये 2 को मल्टीपल में तो डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे भेज दीजिए 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा और माइनस में 1 रहेगा, ये किसके वैल्यू है, तो हमें tan का वैल्यू, tan ही क्या तो निकालना था, तो tan का कितना निकला एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, देखेंगे है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। यस ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे राइट आंसर सबका डी फुलफिल कर रहा है, तो आंसर सबके क्या बनेंगे डी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कि cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री अपॉन में cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री इक्वल tan a दिया है, तो a का वैल्यू बता देना है कि कितना होगा। चलिए हम लोग a का वैल्यू बताते हैं यहाँ पे कि कितने हो जाएंगे। देखिए पहले तो जैसे लिखा गया हम लोग लिखेंगे cos हम लोग के पास 13 है प्लस साइन 13 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में लिखा गया हम लोग के पास cos 13 और माइनस साइन 13, है ना, ये लिखा गया इक्वल में tan a लिखा गया, ये लिखा गया tan a। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं कि cos और sin के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos और sin, अच्छा cos और sin के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि इसे हम लोग tan के रूप में भी लिख सकते हैं। tan के रूप में लिखने के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि cos 13 तो रखते हैं, अपॉन में यदि cos 13 से डिवाइड कर दें, cos 13 से डिवाइड कर दें तो 1 ही आ जाएगा, और प्लस में हम लोग दोनों दोनों ऊपर नीचे दोनों में हम लोग cos से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा sin अपॉन cos हो जाएंगे, है ना, और बट्टे में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे भी cos से ही डिवाइड करेंगे, cos 13 अपॉन हो जाएगा cos 13 और माइनस में है sin 13 अपॉन हो जाएगा cos 13। अब देखिए इसे हम लोग काटेंगे तो ये 1
और ये भी 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा, अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा लिखेंगे, tan 13 लिखेंगे। हमें बस ए का वैल्यू बताना है, इतना तो होगा। इक्वल में हम लोग लिखेंगे tan ए है हम लोग का, शुरू से ही है यहाँ से, है ना। तो ये tan ए जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हम लोग ए का वैल्यू, आप tan में जाइएगा, एक किसका वैल्यू होता है, tan 45 का होता है, तो यहाँ पे हम लोग tan 45 लिख लेते हैं, tan 45, है ना। और 13 के लिए हम लोग 13 ही रहने देते हैं, tan 13 अपॉन में इसका भी सेम वही हो जाएगा tan 45, और माइनस में हो जाएगा tan 13, इतना तो रहेगा। अच्छा, tan 13 के लिए यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि tan 45 1 की वैल्यू होती है ना, तो इसको हम लोग 1 रहने देते हैं, और माइनस में यदि ऐसे कर दें कि tan 13 और इंटू कर ले tan 45 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल में tan ए है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे क्या, कि tan कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 45 और प्लस में बचेगा 13, इक्वल में हम लोग के पास tan ए ही है, और tan tan कैंसिल हो जाएगा, इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये 5, यानी ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 58 डिग्री, है क्या 58, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास 58 राइट आंसर सी करेक्ट है। पार्ट 3 साइंस का है, क्वेश्चन है जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक कौन है, बताएंगे मुख्य तकनीक कौन है, उत्तक संवर्धन है, आंसर से बताएंगे उत्तक संवर्धन। नीचे अभिक्रिया के बारे में कथनों में कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, पीबीओ ये सॉलिड है ना, ये कार्बन भी आपका सॉलिड है तो बना रहा है पीबी, सॉलिड ही बना रहा है, CO2 गैस हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया के बारे में गलत है ये बताना है आपको। तो आंसर्स क्या बनेंगे, इसे लेड अपचयित हो रही है, लेड क्या हो रही है, अपचयित हो रही है, आंसर सही बताएंगे, है ना। देख रहे हैं लेड यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे अकेले आ गया तो इसलिए अपचयित हो रही है, आंसर क्योंकि रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन को। निम्नलिखित में कौन एल्केन है, एल्केन बताइए कौन है इसमें, तो एल्केन बताएंगे आप C2H6 C3H8 C4H10, ये सभी हैं, आंसर्स यहाँ पे डी करके बताइएगा, बिकॉज इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो आप खुद रख के देखिए, यदि 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 और 2 18 है कि नहीं, यदि ये 2 रखे हैं 2 दूना 4, 4 और 2 6 हो रहा है ना, 4 रखेंगे 4 दूना 8, 8 2 10 हो रहा है, तो बिल्कुल ये सभी हैं आपके अल्केन, है ना। आंसर डी बताइएगा। कह रहा है कि किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होते हैं, कौन सी विधि द्वारा निकालते हैं, तो आंसर बताएंगे वाष्पीकरण, आंसर सही बताएंगे वाष्पीकरण। क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम क्या है बताएंगे, क्रिप्टोगैम आप बता दीजिएगा, बिना बीज वाले पौधे, क्या है बिना बीज वाले पौधे क्रिप्टोगैम कहते हैं, आंसर बी बताइएगा। देखिए आगे क्या है, कह रहा है कि लिग्रीफाइड कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है ये, तो आंसर बताएंगे ये है जाइलम के ट्रेकिडस, आंसर सही बताएंगे जाइलम के ट्रेकिडस। आगे है पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी बताएंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए आगे कह रहा है श्वसन है, श्वसन क्या है बताइए, श्वसन आप बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यह है कैटाबोलिक प्रक्रिया है, श्वसन क्या है कैटाबोलिक प्रक्रिया है। कह रहा है कि मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है, ग्रीवा, गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब या योनि में, तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर बताएंगे फ्लोपियन ट्यूब में होता है, आंसर डी करेक्ट बताइएगा। एक बस का चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण बताना है, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे बता देंगे, एक्सेलरेशन ए इक्वल आप लिखेंगे क्या, v माइनस यू अपॉन होता है टाइम, है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग कितना पहले है 72 और कितना हो जा रहा है 72 को पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया है, तो 5/18, 18 से इसे काटेंगे 4 टाइम में, 4 और 5 में गुना करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। दूसरा u कितना है, तो u आप देखेंगे 36 है, 36 को भी 5/18 से कर दीजिए, 18 दूना यानी ये हो जाएंगे 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारे पास आ चुके हैं, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10, और बट्टे समय, समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड, 10 से काटेंगे यानी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन है राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे U बराबर हो जाता है P इंटू टाइम,
यू कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा यहाँ पे। तो आप बताएंगे पावर कितना 100 वाट की है, टाइम कितना 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, गुणा कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 6000 जूल। आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे 6000 जूल। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग का, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 900 किलो पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, ठीक है, तथा वह तेल 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का हमें घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में बताना है क्या होगा। तो देखिए जो दिया हुआ हमें वो ठोस का घनत्व, जो दिया है पानी का घनत्व, दोनों को इंक्लूड करेंगे 900 और प्लस हो जाएगा 1000 अपॉन में हो जाएगा 2, इसे ऐड करेंगे कितने होंगे 1900 और डिवाइडेड बाई 2, इसे काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 बच्चे 2 बच्चे 10 और 0 कितने आ जाएंगे हमारे, तो तेल का डेंसिटी जो आ जाएगा 950 केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट बता दीजिएगा। क्या कि ध्वनि की गति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है ध्वनि की गति, तो आंसर बता देंगे यह करती है माध्यम के तापमान पे करती है। आंसर सही बताइएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है, सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है, तो आंसर बताएंगे मुख्य महत्व जो है भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि ठंडे पानी को घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता डैश तक की जा सकती है, कितने तक किया जा सकता है, तो आंसर बता देंगे इसको किया जाता है 10 ppm तक किया जा सकता है। आंसर सी करके बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चंस बताएंगे कि आप कि जल विद्युत संयंत्र के द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा होती है वो कौन सी है बताएंगे, तो वो है गैर प्रदूषणकारी और नवीकरणीय है। ऑप्शन सी बताइएगा। कह रहा है क्या ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, समाप्त होने वाले। आंसर सही बता देंगे समाप्त होने वाले गैर पारंपरिक स्रोत है। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 100 वॉट का विद्युत बल्ब 250 वॉट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो धारा बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, जो पावर है विद्युत शक्ति अपॉन में हो जाएगा हमारे पास वोल्ट, तो दिया हुआ हमारे पास पावर कितने हैं 100 है, वोल्ट कितना है 250 है, काटिए 2 जीरो से, ये 5 से 2 और 5 बच्चे मतलब 5/2, इसको हम लोग कर सकते हैं डेसिमल 4 एम्पियर हो जाएगा। डेसिमल 4 दिया हुआ है क्या, इसे 5 से काटेंगे तो डेसिमल 4 ही आना चाहिए हमें, तो आंसर क्या हो जाएंगे डेसिमल 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या सेल के विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, तो आंसर बता देंगे ये है वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा वोल्ट। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है, अपसारी लेंस कौन कहलाता है, तो आंसर बताएंगे अपसारी लेंस अवतल लेंस कहलाता है। आंसर सही करेक्ट बताइएगा। पार्ट 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन क्या है सोशल स्टडीज में मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तकें लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर बी विधि की आत्मा। आंसर से बी बताइएगा। गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, लोमी मिट्टी जो होती है अच्छी होती है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। जिसको हम लोग लोमी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है, जो 40% रेत होती है और 20% मिट्टी और 40% खाद का मिश्रण होता है, लोमी सॉइल अच्छी होती है। आगे क्वेश्चन से क्या कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी तो 5 होते हैं, अस्थायी टोटल 10 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइए, जो प्रत्येक 2 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन जो अस्थायी हैं ये कभी नहीं बदलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो 39 में होती है, और डेट के साथ बताने हैं तो कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 3 सितंबर को शुरू होता है 39 में, खत्म होता है आपका कब, तो 1945 में खत्म होता है ना, और 2 सितंबर को खत्म होता है, 2 सितंबर 1945 को खत्म होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। आंसर सही बताएंगे 1750 से लेकर 1780 के दशक में चला था ये। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो देखिए ये 2023 में हम लोग को पता चल गया मई में क्या कि भारत की जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना, इससे पहले किसका था, तो चीन का था। आगे देखिएगा ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है, इसका कारण है वायु प्रदूषण। आंसर सही बताएंगे वायु प्रदूषण है। देखिए वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्ष के लिए बिना
वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती को छोड़ दी जाती है, डैश के रूप में जानी जाती है। इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कृषि योग्य बंजर भूमि। आंसर सही बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में निहित है? कौन है मोनाजाइट में रेत? तो आंसर बताएंगे थोरियम। आंसर सी करेक्ट बताएंगे थोरियम। आगे क्वेश्चन है हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन, हेप्टेन्यूरॉन डैश एक प्रजाति है, डैश की प्रजाति है? तो आंसर बताएंगे यह प्रजाति है घास की एक प्रजाति। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन कौन है? कौन है? तो ये है कोयला। आंसर डी बताएंगे। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? आंसर बताएंगे महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए भागलपुर है। आंसर डी बताएंगे। बिहार का भागलपुर जिला रेशमी कपड़ों निर्माण के लिए उसका केंद्र है। भागलपुर का जो है टरस रेशम बिहार का विशिष्ट उत्पाद है जिसमें प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने की क्षमता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र के शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन जनता, संप्रवर्ग या फिर प्रधानमंत्री या न्यायाधीश कौन करते हैं लोकतंत्र में? जनता करती है। आंसर ये बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? तो आंसर बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूछ जाए। आंसर ए करके बताइएगा। भारत के कितने राज्यों का विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों का विधान परिषद है? तो आंसर बताएंगे टोटल 6 राज्यों का है। आंसर सी करके बताइएगा। वो 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश कितने हैं? 100 सीट, कर्नाटक 75, बिहार में भी 75, उसके बाद महाराष्ट्र 78, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब मिला? तो 1928 में। आंसर डी बताएंगे 1928 में मिला। भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे बहुदलीय। आंसर सी बताएंगे बहुदलीय है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या है? क्या है आवश्यक शर्तें? तो लोकतंत्र में आस्था। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। लोकतंत्र में आस्था। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के लिए चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हिंसा, चुनाव के दौरान धन और बाहुबल, उपयुक्त सभी होंगे। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। उपयुक्त सभी। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश है। क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। क्या कह रहा है? जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंडमदर गो। बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? आंसर बताएंगे यहाँ पे हो जाएगा हैज गॉन, है ना? हैज गॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या कह रहा है? आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है क्या क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आंसर बताएंगे कि क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। तो आइए हम लोग बनाते हैं नरेशंस को। क्या हो जाएंगे इसमें? क्वेश्चन से हम लोग का कि मेरी आस्क्ड द गार्डनर डिड यू वाटर द प्लांट यस्टरडे। देखिएगा क्या बनेगा यहाँ पे? मेरी आस्क्ड द गार्डनर वेदर डैश डैश वेस्टेड द प्लांट डैश। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे? आंसर्स यहाँ पे बताएंगे ही हैड होगा। ही हैड वाटरेड द प्लांट्स। यहाँ पे हो जाएंगे द डे आफ्टर, है ना? आंसर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो है आपका यस्टरडे का ये बन जाता है द प्रीवियस डे दोस्तों। द डे आफ्टर नहीं, यहाँ पे गलत होगा। डे आफ्टर नहीं, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। डे आफ्टर नहीं बल्कि द प्रीवियस डे हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। इसमें है द प्रीवियस डे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। आइए आई सेड आई हैव वॉच्ड दिस मूवी अर्लियर। तो आइए बनाते हैं इसको हम लोग। क्या बनेगा? आई सेड दैट डैश द मूवीज अर्लियर। बताइएगा क्या बनेंगे इसका? तो बनेगा आई सेड दैट
आई हैड आई हैड वॉच्ड द मूवीज अर्लियर। आंसर सी बताएंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन गिवन सेंटेंस बिलो। क्या है? सी होप्स टू सक्सीड, है ना। तो क्या इसमें हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है? आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, सक्सीड यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। फिर से हमें नॉन फाइनाइट बताना है। डू यू ऑब्जेक्ट टू आवर स्मोकिंग? बताइए इसमें क्या है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब? तो आंसर बताएंगे इसमें हमें नॉन फाइनाइट जो है स्मोकिंग नॉन फाइनाइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ओके, हम लोग बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस में। somebody हैज स्टोलन हिज पर्स, मतलब कोई जो है उसकी पर्स को क्या कर लेता है? चुरा लिया। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। आंसर ए बताइएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स इज आर देयर? बताएंगे कितने हैं? तो आंसर बताएंगे 3। आपको पता है कौन कौन? एक है स्मॉल, फिर है करली और फिर है बिग ब्रैकेट, है ना, 3 ब्रैकेट। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू शो अ एक्सक्लामेंट एक्साइटमेंट। वो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो एक्साइटमेंट को दिखाता है? कौन दिखाता है बताएंगे? तो वो दिखलाता है एक्सक्लामेटरी मार्क्स। जो आप उल्टा आई देखते हैं, ये एक्सक्लामेटरी मार्क्स जो है क्या दिखाता है? एक्साइटमेंट को, कि वाओ इंडिया जीत गया, इंडिया वॉन द मैच। तो इसमें वाओ जो यूज होगा, ये वाओ जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ये हमें देना पड़ता है सिंबल, है ना। आगे देखेंगे। कह रहा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। माय मदर प्रीफर्स टी डैश कॉफी। बताएंगे क्या होंगे? तो आंसर बताएंगे टी टू कॉफी। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या कह रहा है? द स्टोरी हैज बीन टेकन डैश द पंचतंत्र। यह जो स्टोरी लिया गया है कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो इसमें हमें आंसर्स क्या होंगे? द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम होगा यहाँ पे, फ्रॉम द पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल ऑप्शंस। क्या बताइएगा, बोलिए। डैश इट इज रेनिंग नाउ वी कांट प्ले फुटबॉल। बताएंगे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो आंसर बताएंगे एज इट इज रेनिंग नाउ। अब जो है क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं खेल सकते हैं, है ना। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे देखेंगे। कंबाइन द सेंटेंस विद द सुटेबल ऑप्शंस। क्या कह रहा है? मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है क्या, कि टेस्ट जो है क्या है? डिफिकल्ट है, कठिन है, कठिन था। मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। और कुछ स्टूडेंटों के द्वारा जो है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के द्वारा मैनेज किए गए कि जो स्कोर है बहुत ही फुल मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा? कंबाइन द सेंटेंस विद द सुटेबल ऑप्शंस। किससे होंगे कंबाइन? तो आंसर बताएंगे येट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे, येट होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हो जाएंगे येट मेनी स्टूडेंट्स। डिफिकल्ट के बाद यहाँ पे हमें जो लगेगा ये होगा येट मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। आइए बताते हैं क्या होगा। स्मेल और रैट। स्मेल और रैट का मतलब क्या होता है? स्मेल और रैट कहने का तात्पर्य है यहाँ पे आपको दल में काला लगना। दल में क्या लगना? काला लगना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का क्या मतलब है? इसका मतलब है अति अनादित होना, यानी आंसर अति आनंदित होना। आंसर्स क्या बताएंगे? एक्सट्रीमली हैप्पी, ज्यादा खुश होना। आंसर्स बी। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब क्या होगा? तो टू लूज फेस का मतलब यहाँ पे होगा नाक कटाना, यानी आंसर बताएंगे टू बी टू बी ह्यूमिलेटेड। टू बी ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड होगा। आंसर्स ए बताएंगे टू बी ह्यूमिलिएटेड। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या बनाएंगे? nobody will like you if you dash your behavior। आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स बनेंगे यहाँ पे कि nobody will like you if you did not change your behavior। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। ये देखते बना के। I would have agreed with the
कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंडीशन दैट आई डैश इनफ टाइम टू थिंक इट ओवर। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या कह रहा है? प्लेंटी ऑफ शुगर डैश इन स्टॉक। आंसर्स क्या बताएंगे? तो आंसर बताएंगे इज इन स्टॉक। आंसर्स बी करेक्ट हो जाएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या कह रहा है? एन एम्प्टी वेसल डैश मच। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स साउंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे, साउंड्स। पार्ट 6 है हम लोग का लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्वों को हमें बताना है। कौन है विषम? ज्वार, धान, शीशम, बाजरा। बताइए सबसे अलग क्या है इसमें? तो आप बताएंगे शीशम एक पौधा है जो ये आपको जैसे विंडो बनवाने में या फिर घर के डोर बनवाने में यूज होता है। बट धान, ज्वार और बाजरा जो होता है ये इसके जो फल होते हैं इसको हम लोग खा सकते हैं, बट इसके फल को नहीं खा सकते, इसमें होता ही नहीं फल, है ना। आगे देखेंगे, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा ये बताना है। 748, 737, 715, 682, 638। तो आगे क्या आना चाहिए? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 11, यहाँ पे 22, यहाँ पे 33, यहाँ पे 44, यहाँ पे 55 घटा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएंगे? 583। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना शुरू करता है। पूरब की ओर चला दीजिए, 10 मीटर चल रहा है। चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर जाता है, 15 चला दीजिए। पुनः जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? वो इधर जा रहा है, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे दिए गए अक्षर में प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे क्या आएगी? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ए के बाद सी मतलब 2 बढ़ा, 1 और 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9। 9 कहने का मतलब आई से शुरू, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आई से एक ही शुरू है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है क्या कि हैज का मतलब है डिवीजन। यहाँ पे डिवाइड कर दी, इसे डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 1 7 1, मतलब ये आ गए 3 3 33। इसका मतलब क्या है? घटाना। ये घटाना, घटाना। यहाँ पे 12 लिख देंगे, -12। ये डॉलर का मतलब क्या है? गुणा, गुणा 6। 12 और 6 में गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। 72 सीधे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 72। एट द रेट का क्या मतलब है? एट द रेट का मतलब है प्लस। प्लस कितना है? 74 है, 74 है ना। अब देखिएगा 74 और 33 को ऐड करने होंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 7 और 7 3 10 में से हमें कितने घटाने होंगे? 72 घटा दीजिए, ये तो 5 और ये घटाएंगे तो 3, यानी है क्या? 35। तो यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तीन संख्याओं का योगफल 38 है। पहली संख्या दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी 2 और 3 में है तो दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 8 है। तो दूसरी संख्या हमें बताना है क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या है? दूसरी और तीसरी दिया है, कौन है? 2 और 3 के रेशियो में। फिर दिया हुआ है हमारे पास और एक दूसरी और तीसरी दिया हुआ है। ये है पहली, फर्स्ट यहाँ पे लिख देते पता चलेगा, ये सेकेंड है। अब दूसरी और तीसरी दी है, दूसरी तीसरी कितने हैं? 5 और 8 में दिया है। बस यहाँ पे हम लोग को निकालना है, इससे इसे गुणा कर दीजिए। 8 3 में करेंगे 24 और 5 में 3 से करेंगे 15 और यहाँ पे 2 और 5 में करेंगे तो 10। ये आपका निकल गया 1 2 और ये 3, मतलब तीनों हमारे संख्या निकल गए, 10 15 24 निकल गए। अब तीनों का योग दिया हुआ है तो सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 और 24 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? तो 25 24 हो जाएंगे आपके 49 हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। 49 बराबर दिया हुआ 98। तो इसे हम लोग काटेंगे कितने? 2 टाइम्स में काट देंगे, है ना। तो हमें दूसरी संख्या बताना है। दूसरी संख्या क्या है? 15। 15 और 2 में गुना करेंगे तो 30 आना चाहिए। है क्या? ऑप्शन देखेंगे तो यस, ऑप्शन नंबर है आपका 30, राइट आंसर ए। कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? आइए देख लेते हैं हम लोग ये कैसे फुलफिल किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 21 और 31 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 52। जोड़ के बता दे रहे हैं बस। इसमें और इसमें ऐड किए हैं तो बिल्कुल आ गए हैं। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 3 9, 9 लास्ट में आना चाहिए। बस एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर डी कर देंगे आप। देखिए आगे क्वेश्चन, पैटर्न को ध्यान से देखिए और आगे आने वाली जोड़ी को बताना है कि आने वाली है। देखिए एक 44 41 3 घटा, इसमें से भी 3 घट रहा है, इसमें से भी 3 ही घट रहा है, इसमें से भी 3 ही घट रहा है, इसमें से भी 3 ही घट रहा है, इसमें से भी 3। तो आगे भी 3 ही घटाइए ना, 23। 3 3 घटा दीजिए 20। है क्या? 23 20 वाला ऑप्शन नंबर है, ये सी करेक्ट है। कह रहा है कि 39 छात्रों की कक्षा में सुष्मिता की रैंक सुगन्या से 7वीं
आगे है। आखिरी से सुगन्या की रैंक 17वीं है, तो प्रथम से सुष्मिता का रैंक क्या है? प्रथम से सुष्मिता को बताना। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 39, टोटल 39 है। आखिरी में जो सुगन्या है उसका रैंक कितना है? 17 है। अब कह रहा है आखिरी में सुष्मिता का रैंक जो है 17 और प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 24वां हो जाएगा। तो आगे से सुष्मिता का रैंक कितना हो जाएगा? तो 39 में से हम लोग 24 और प्लस 1 कर देंगे। आगे कितना जाएगा? 40 में से 24 घटा दीजिएगा, मतलब 16वां आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करके बता दीजिए 16वां रैंक। देखिए कह रहा अगला नंबर खोजना है, तो क्या हो जाएगा? 98 से 96 माइनस 2 घटा, 96 से 92 माइनस 4, फिर यहाँ से माइनस 2, फिर यहाँ से माइनस 4 घटा देंगे तो 86 आना चाहिए। ऑप्शंस में है क्या 86? तो यस, ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।